सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? आज बेटा हम लोग कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। एमसीक्यूज आप लोगों के सामने आ रहे होंगे स्क्रीन पर। एमसीक्यू नंबर 1 है। एमसीक्यू नंबर 1 है। इसमें आपको बता रहे हैं। अच्छा, वहां पे कह रहे हैं कि क्वाइन लिमिटेड सेल्स आ स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ इक्विपमेंट टू ऑर्बिट लिमिटेड ऑन 1 सितंबर 2007। 1 सितंबर 2007 में इन्होंने क्या किया है कि एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो है वो सेल की है। सब लोगों के सामने स्क्रीन तो आ रही है ना? 1 सितंबर 2007 में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक इक्विपमेंट जो है वो सेल की है ₹4 मिलियन। 4 मिलियन का इन्होंने इक्विपमेंट क्या कर दिया है, सेल कर। ड्यू टू द स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ इक्विपमेंट, सीएल हैज एडिशनली एग्रीड टू प्रोवाइड अ सपोर्ट सर्विस फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, वो बता रहे हैं आपको कि क्योंकि इक्विपमेंट की नेचर जो थी वो क्या थी, स्पेशलाइज किस्म की थी। तो इन्होंने उस इक्विपमेंट के साथ साथ 2 साल की सर्विसेज भी जो है वो कंपनी की एक्वायर्ड की है। ठीक है जी। द कॉस्ट पर एनम टू सीएल ऑफ प्रोवाइडिंग दिस सर्विस विल बी 3 lakh। CL usually earn a gross margin of 20% on such contract। अच्छा, फिर उसके बाद बताया कि वो जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी जो इनको पर एनम कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 3 लाख रुपए। ये बात बताई जा रही है आपको कॉस्ट की। ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंपनी 4 मिलियन का इक्विपमेंट सेल कर रही है, तो साथ में फिर वो अपनी सर्विसेज भी दे रही है, और सर्विसेज की जो कॉस्ट उसको पड़ रही है वो 3 लाख रुपए कॉस्ट पड़ रही है। अब फिर उसके बाद वो आगे कह रहे हैं कि नॉर्मली कंपनी जो है वो, सीएल जो है वो, जो प्रॉफिट को कैलकुलेट करती है वो 20% करती है और ग्रॉस मार्जिन पे करती है। देखो, एक होती है चीज मार्जिन और एक होता है मार्कअप। दोनों का कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? मार्कअप क्या होता है और मार्जिन क्या होता है? मार्कअप क्या होता है और मार्जिन क्या होता है, सबको क्लियर है? या मैं एक्सप्लेन कर दूं मार्कअप को और मार्जिन को? अच्छा, मार्कअप को मैं क्या कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं, और मार्जिन को भी मैं क्या कर दूं, एक्सप्लेन। देखो बेटा, एक चीज होती है मार्कअप और एक होती है मार्जिन। मैं लिख देता हूं यहाँ, मार्कअप और मार्जिन। मार्कअप में और मार्जिन में डिफरेंस क्या होगा? मार्जिन के अंदर आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी सेल है वो 100% होती है। मार्जिन में जो आपकी सेल होती है वो क्या होती है, 100% होती है। ठीक है। और अगर हम मार्कअप की बात करते हैं, तो मार्कअप में हमारी जो कॉस्ट होती है वो 100%। मार्कअप में हमारी जो कॉस्ट होती है वो 100% होती है। ये अज्यूम किया जाता है, मतलब जब भी हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका कार ये होता है, क्या प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने का तरीका कार ये होता है, डिनोमिनेटर में या तो सेल आती है या तो कॉस्ट आती है। अगर तो डिनोमिनेटर में सेल आ रही है तो इट मीन्स कि हम मार्जिन को फॉलो कर रहे हैं, और अगर डिनोमिनेटर में हमारी कॉस्ट आ रही है इट मींस कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, मार्कअप को फॉलो कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि सेल्स के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, मार्जिन की जब भी बात करेगा, इट मींस कि मार्जिन हमारा, सेल हमारी क्या होगी, 100%। और अगर मार्कअप की बात करेगा तो कॉस्ट हमारी क्या होगी, 100%। ये तो पहले आप अपने पॉइंट पे क्या कर लो, क्लियर कर लो। अब जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे सपोज करो,
अगर सेल हमारी 100% है तो सेल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है कॉस्ट और एक क्या आता है प्रॉफिट। लेट सपोज अगर प्रॉफिट हमारा 20% हुआ तो कॉस्ट हमारी कितना हो जाएगी, 80% हो जाएगी। ये मार्जिन की बात है, ये कैलकुलेशन किसकी हो रही है, मार्जिन की, कि हमने बेस किसको बना के रखा हुआ है, सेल को बना करके रखा। तो सेल हमारी 100% है, तो अगर प्रॉफिट हमारा 20% हुआ तो इट मींस कि हमारी कॉस्ट कितनी होगी, 80%। एक चीज जो है वो 100 रुपए में बेच रहे हैं और उसको उस पर हम 20 रुपए कमा रहे हैं, इसका मतलब हमारी लागत कितनी होगी, 80% होगी या 80 रुपए होगी। और अगर हम मार्कअप की बात करते हैं, तो मार्कअप में हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, 100% हो जाती है। हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, 100%। जैसे देखो सेल्स से निकलती हैं दो चीजें, एक है कॉस्ट और एक क्या है, प्रॉफिट। अभी मैंने आप लोगों को बताया, अगर मेरी कॉस्ट 100% हो गई, लेट सपोज मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी सेल कितनी हो जाएगी, 120%। बात समझ में आ रही है कि अगर यहां पर अब मैंने बेस किसको बनाया है, कॉस्ट को बनाया है, तो कॉस्ट मेरी क्या होगी, 100%। तो अगर मैं 20% का मुनाफा कमा रहा हूँ तो बेस कितने का रहूंगा, 120% में बेच रहा हूँ। तो ये दोनों डिफरेंस आता है मार्कअप में और मार्जिन में। ये परसेंटेजेस याद कर लो, कैलकुलेट करना सीख लो कि अगर मार्जिन की बात करेगा इट मींस कि हमारी सेल्स 100% है, और अगर प्रॉफिट है तो उसी सेल के अंदर क्या होगा, हमारा प्रॉफिट भी होगा और हमारी कॉस्ट भी। और अगर वो मार्कअप की बात कर रहा है तो फिर हमने मार्कअप के अंदर सेल्स को नहीं देखना, हमने कॉस्ट को देखना है कि वहां पर हमारी कॉस्ट क्या होगी, हमारी कॉस्ट होगी 100%। और अगर प्रॉफिट 20% का है तो सेल हमारी 120% हो जाएगी। अगर प्रॉफिट हमारा 30% का है तो सेल हमारी 130% हो जाएगी। अगर प्रॉफिट हमारा 10% का है तो सेल हमारी 110% हो जाएगी। क्योंकि कॉस्ट हमारी क्या है, 100% है। क्योंकि कॉस्ट हमारी क्या है, 100% है। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई, यहां तक सबको बात क्लियर हो गई, यहां तक किसी का कोई सवाल हो, ठीक है। अब आ जाओ इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से हो। मार्जिन में सेल 100%, मार्कअप में कॉस्ट 100%। मार्जिन में सेल 100%, मार्कअप में कॉस्ट 100%। अब सुनो, देखो यहां पे उसने बात की आपसे किसकी, मार्जिन की। मार्जिन की बात कर रहा है तो सर इट मींस के सेल्स हमारी क्या होगी, 100% होगी। प्रॉफिट वो आपको बता रहा है कि प्रॉफिट आप रख रहे हो 20%। प्रॉफिट आप रख रहे हो 20%। इट मीन्स कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 80% हो जाएगी। ये बात सबको क्लियर हुई, यहां तक किसी का कोई सवाल, यहां तक किसी का कोई सवाल, ठीक है। अब वो आपको बता रहे थे 3 लाख रुपए, वो आपको बता रहे थे 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए क्या था, ये 3 लाख रुपए क्या था, सेल्स था, प्रॉफिट था, कॉस्ट थी, कॉस्ट थी। 3 लाख रुपए क्या थी, कॉस्ट थी। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सेल्स, यानी कि रेवेन्यू अपना फाइंड आउट करना, सेल्स मुझे फाइंड आउट करनी है, सेल्स मुझे फाइंड आउट करनी है। अब दो जुमले याद रखना हमेशा, दो जुमले याद रखना अपने पास लिख लो। कभी भी मार्कअप और मार्जिन में या कभी भी कोई भी चीज परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे होगे, परेशान नहीं होगी। दो जुमले याद रखना। दो जुमले क्या है, पहला जुमला, जो चीज गिवन हो, जो चीज गिवन हो उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो। जो चीज गिवन हो उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो। जो चीज गिवन हो उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो। जो चीज गिवन हो उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो। जो चीज गिवन हो उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो।
सर हमें क्या गिवन है सर, हमें कॉस्ट गिवन है 3 लाख रुपए, तो कॉस्ट की ही परसेंटेज से डिवाइड कर दो, मींस के 80 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और अब आ रहा है दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो चीज गिवन हो उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर दो। दूसरा सेंटेंस जो चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, जो चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, जो चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको क्या चाहिए सर, हमें चाहिए सेल, सेल की परसेंटेज क्या है 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। सर हमें सेल नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए, तो जो चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है 20, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 20 करो। अभी हमें क्या चाहिए थी, सेल चाहिए थी, तो मल्टीप्लाई बाय आपने क्या कर दिया, 100 कर दिया, तो आपके पास सेल आ जाएगी। बेटा सेल कितनी आ रही है जरा मुझे बताइएगा। 3,75,000, 3,75,000, हाँ ना, 3,75,000। आपने कैलकुलेशन करते वक्त एक जीरो ज्यादा लगा। समझ में आ गया सबको, बात हो गई क्लियर। सर दो दो बातें आपने हमें बताई, पहले तो आपने मार्कअप और मार्जिन में डिफरेंस बता दिया। सर मार्कअप में क्या होता है, सर मार्कअप में हमारी कॉस्ट 100% होती है, मार्कअप में हमारी कॉस्ट 100% होती है, 3 लाख है। वही है। तीन लाख को 80%, 3 लाख डिवाइड बाय 80%, 80 मतलब परसेंट नहीं लगा, मतलब परसेंटेज तो वैसे ही मैंने बताया था ना, बस 80 और मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, बात मैंने आपको क्या बताई थी, बात मैंने आपको ये बताई थी बेटा, एक चीज होती है मार्कअप और एक होता है मार्जिन। मार्कअप में हमारी कॉस्ट 100% होती है, मार्जिन में हमारी सेल क्या होती है 100%। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद मैंने आपको सबकी परसेंटेजेस निकालना सिखाई, अगर मार्कअप होगा तो परसेंटेजेस कैसे निकलेगी, प्रॉफिट की और सेल की, और अगर मार्जिन होगा तो परसेंटेजेस कैसे निकलेगी, प्रॉफिट और सेल की। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो चीज मेरे बच्चा जो चीज आपको गिवन है, जो चीज आपको गिवन है उसको उसी की परसेंटेज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और जो चाहिए उसकी परसेंटेज से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। ये दो सेंटेंस याद रखना, जिंदगी में बड़े काम आने वाले हैं। कि जो चीज गिवन है उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड करो, जो चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो। लेट सपोज सर इसी सेंटेंस को हम वेरीफाई करें, इसी सेंटेंस को अगर हम वेरीफाई करते हैं, इसी सेंटेंस को अगर हम वेरीफाई करते हैं, वो हमें कॉस्ट ना देता, वो हमें कॉस्ट ना देता, वो हमें सेल दे देता 3,75,000 की। अब हमें अगर लेट सपोज कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती तो क्या करते, कॉस्ट अगर हमें फाइंड आउट करनी होती तो पहला सेंटेंस क्या था, कि जो चीज गिवन है उसको उसी की परसेंटेज से डिवाइड करवा दो, यानी कि 3,75,000 को डिवाइड करवा दो 100 से। 3,75,000 क्या है, सेल, सेल की परसेंटेज क्या है 100, तो 100 से क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया। जो चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या चाहिए सर, कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट की परसेंटेज क्या है 80, तो मल्टीप्लाई कर दो 80 से, तो इंशाल्लाह कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। समझ में आ गई सबको बात, क्लियर है। दोबारा अभी तो हमें सेल चाहिए थी और हमें कॉस्ट गिवन थी। अच्छा जी, तो सेल्स चाहिए थी, कॉस्ट हमें 3 लाख गिवन थी। सर जो चीज गिवन है उसको उसी की परसेंटेज से हमने डिवाइड करवा दिया, और जो चाहिए सेल चाहिए उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 3,75,000 हमारी क्या आ गई, सेल्स आ गई। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ गौर करते हैं
कि सर हमने जो है वो उनको इक्विपमेंट बेचा है कितने का, 4 मिलियन का। सर हमने इक्विपमेंट बेचा है 4 मिलियन का, इट मीन्स के 4 मिलियन का हमारा रेवेन्यू है, हमने बेच दिया, उसको इक्विपमेंट मिल गया, तो 4 मिलियन का तो हमारा क्या है, रेवेन्यू है। दूसरा सर हम उसको सर्विसेज दे रहे हैं 2 साल की, और 2 साल की अगर हम उसको सर्विसेज देते हैं, 2 साल की अगर हम उसको सर्विसेज देते हैं, तो सर हमारे 1 साल की कॉस्ट आती है 3 लाख, तो 1 साल का रेवेन्यू बनता है 3,75,000। तो अगर सर हम 2 साल का अगर निकालें, 2 साल की हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो सर सर्विसेज की जो हमारी इनकम होगी 3,75,000, क्योंकि 1 साल का है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, क्योंकि 2 साल का दे रहे हैं, तो कितना बन रहा है, 7,50,000। सर 7,50,000, 7,50,000 का हमारा सर्विस से रेवेन्यू जनरेट होगा, और 4 मिलियन से हमारा क्या होगा, इक्विपमेंट को जो हमने बेचा है उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है। अब वो आपसे रिक्वायर्ड में अब क्या पूछ रहा था, व्हाट रेवेन्यू शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। 2007 के अंदर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे। तो सर एक तो 4 मिलियन तो पक्का पक्का है, 4 मिलियन तो पक्का पक्का है, वो हमने इक्विपमेंट उसको बेच दिया, तो 4 मिलियन का तो हमारा रेवेन्यू हो गया वो। दूसरा सर हमने सेल कब की थी, दूसरा हमने सर सेल की थी सितंबर की फर्स्ट 2007 के अंदर, सितंबर की फर्स्ट 2007 में हमने सेल की थी। हम स्टैंड कर रहे हैं कब, रेवेन्यू हमसे कब का पूछ रहे हैं, दिसंबर 31 का, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का रेवेन्यू लेकर जाएंगे, 4 महीने का रेवेन्यू लेकर जाएंगे। तो इस 7,50,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 24 कर दो, क्योंकि ये 2 साल का था, 4 महीने का हमें चाहिए, तो कितना आ रहा है रेवेन्यू, 1,25,000, 1,25,000। तो 1,25,000 सर जो हम सर्विसेज देंगे उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे दिसंबर 31 को, और जो 4 मिलियन की हमने सेल की है इक्विपमेंट की, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। सर बाकी का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो सर्विसेज है वो आगे तक चलेंगी 2 साल तक। जैसे जैसे हम सर्विसेज देते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। तो अब सर हमारी 4 मिलियन ये और 1,25,000 ये, तो ये तकरीबन बन जाएगा आपका, कितना बन जाएगा, एक मिनट, कितना बन जाएगा, टोटल रेवेन्यू बन जाएगा, सही, एक मिनट। अच्छा बेटा, ये जो हम 4 मिलियन की सेल कर रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल में ये शामिल है, 4 मिलियन की जो हम सेल कर रहे हैं, सेल स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ ऑर्बिट, रुपीज 4 मिलियन, due to specialized nature of equipment, additionally agreed to provide support service next 2 years. The cost per annum to CL of providing this service will be 3 lakh, usually on gross margin of 20% of such contract. मतलब हमने उससे जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो 40 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें हम उसको इक्विपमेंट भी देंगे, 40 मिलियन का हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें हम उसको इक्विपमेंट भी देंगे, और जिसमें हम उसको अपनी सर्विसेज भी देंगे। ठीक है। अब 40 मिलियन में से इक्विपमेंट और सर्विसेज, सर्विसेज की आपका टोटल रेवेन्यू कितना बन रहा है, सर सर्विसेज का हमारा टोटल रेवेन्यू बन रहा है 7,50,000, और इक्विपमेंट का रेवेन्यू कितना बनेगा, जरा कैलकुलेट करके बताओ, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 32,50,000। यानी कि इक्विपमेंट हमारा जो गया है वो 32,50,000 में गया है, और जो हमारी सर्विसेज गई है वो 7,50,000 की गई। अब जब हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, तो ये 32,50,000 पूरा का पूरा रेवेन्यू जाएगा, और इन सर्विसेज की कॉस्ट में से 7,50,000 पूरा रिकॉग्नाइज नहीं होगा,
बल्कि कितना रिकॉग्नाइज होगा, सिर्फ 4 महीने का, यानी कि 1,25,000। इन दोनों को आप प्लस कर लोगे तो कितना बन जाएगा, 33,75,000। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, 33,75,000, यानी कि आंसर नंबर सी आ जाए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मैं समझ रहा था कि 4 मिलियन जो है वो आपका इक्विपमेंट है, 3 लाख की अलग से जो है वो सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन 3 लाख की सर्विसेज भी जो है वो उसमें शामिल थी। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की आपका कितना है, 4 मिलियन का। मैंने कहा टोटल कॉन्ट्रैक्ट 4 मिलियन का है। मैंने पहले रेवेन्यू निकाल लिया, रेवेन्यू कितना मेरा बन रहा है, 7,50,000 का। तो बाकी इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी बनेगी, 32,50,000। इक्विपमेंट मेरा जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 32,50,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और सर्विसेज जो मेरा रेवेन्यू जनरेट कर रही है 7,50,000 से कम। लेकिन सर्विसेज का पूरा रेवेन्यू मैं नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने सर्विसेज देनी है, अगले 2 साल तक देनी है। अभी कितनी सर्विसेज दी है, अभी सिर्फ और सिर्फ सर हमने 4 महीने की सर्विसेज दी है। 4 महीने का रेवेन्यू कितना है, 1,25,000। तो जो इक्विपमेंट का रेवेन्यू था 32,50,000, और जो 4 महीने का रेवेन्यू था 1,25,000, दोनों को ऐड कर लिया, हमारे पास कितना आ गया, 33,75,000। 32,50,000 कैसे है मेरे बच्चों, 4 मिलियन का आपका कॉन्ट्रैक्ट था। 4 मिलियन में से अभी हमने सर्विस का रेवेन्यू निकाल लिया 7,50,000। तो बाकी का क्या होगा, हमारा इक्विपमेंट का रेवेन्यू होगा। उस 4 मिलियन में से 7,50,000 सर्विस का रेवेन्यू मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मेरे पास इक्विपमेंट का रेवेन्यू आ गया। याद आ रही है बात? जब मैंने कहा था 5 पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने कहा था कि जब आप प्राइस को क्या करोगे, एलोकेट करोगे, प्राइस को क्या करोगे, एलोकेट करोगे। तो यहाँ पर मैंने प्राइस को एलोकेट किया है कि इंडिविजुअल इक्विपमेंट की क्या प्राइस है और सर्विस की क्या प्राइस है, और टोटल क्या प्राइस है, 4 मिलियन। तो सर्विस की प्राइस मुझे पता लग गई, उसमें टोटल में से मैंने माइनस करके इक्विपमेंट का प्राइस फाइंड आउट कर दिया। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा वो ये मैं जूम पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वन नोट पे नहीं कर रहा। वन नोट पे होता तो ऐसे ही लिखा रह जाता है। जूम पे ये होता है कि सारी चीजें मिट जाती है, नई स्क्रीन आ जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्लियर हो गया आपको? ओके, मार्कअप मार्क। सही है। मार्कअप में कॉस्ट हमारी 100%, मार्जिन में सेल्स हमारी। अच्छा भाई, अब एमसीक्यू नंबर 2 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको जरा देखो, खुद से देखो क्या आ रहा है इसमें। यहाँ पे बता रहे हैं कि सीएल लिमिटेड है, उसने इंस्टॉल किया है और मशीनरी सेल की है और इंस्टॉल भी की है फॉर ₹8 लाख, और जनवरी फर्स्ट 2007 इंक्लूड है इसके अंदर, विद इन द प्राइस ऑफ 2 years सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और विच हैज अ वैल्यू ऑफ 2,40,000 एंड फी फॉर इंस्टॉलेशन है 50,000। मतलब कि 8 लाख के अंदर आपका 240 सर्विस भी है और 50,000 आपके इंस्टॉलेशन भी। How much should be recorded in the CL revenue in its statement of profit and loss December 31st, 2007 in relation to the मशीनरी सेल। मशीनरी सेल से रिलेटेड आप क्या इसमें रिकॉर्ड करोगे,
बताओ इसमें क्या होगा। कितना आ रहा है भाई, कैलकुलेट करके बताओ, अभी यही कंसेप्ट दिया आप लोग। हाँ, अगर आप सर्विस और इंस्टॉलेशन माइनस कर देते हो क्या आएगा जरा चेक करो। और सर्विस की कॉस्ट फिर ऐड करने हैं। नवंबर दिसंबर 2 महीने की जाएगी। कितना आ रहा है? देखो, देखो गुलशन बेटा, 8 लाख आपका टोटल, 8 लाख आपका टोटल है। 8 लाख आपका टोटल है, ठीक है। और उस 8 लाख में से इंस्टॉलेशन तो नहीं हटाओगे ना, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो वो उसी का पार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप मशीन बेचोगे तो इंस्टॉल करके भी दोगे, तो वो आपका रेवेन्यू। इंस्टॉलेशन रहने दोगे, सर्विस हटा दोगे 2,40,000। तो 2,40,000 की जो आपकी सर्विस है, इसको, ये 2 साल की सर्विस है। 2 ईयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विच हैज अ वैल्यू ऑफ ₹2,40,000, 2 साल की सर्विस। इसको आप कन्वर्ट करोगे नवंबर दिसंबर 2 महीने का, इसमें से रेवेन्यू निकाल कर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस में क्या कर लोगे, ऐड निकाल के बताऊं मैं करके बता दूं। हाँ देखो, आपकी टोटल सर्विस कितनी है, 8 लाख। इंस्टॉलेशन को रहने दो, बस इसमें से आप अपनी सर्विस की जो आपकी कॉस्ट है 2,40,000 वो माइनस कर दो। तो कितना बन रहा है, 5 लाख पूरा पूरा। 2,40 माइनस कर लो। हाँ, पहले माइनस करेंगे तो कितना बन रहा है, 5,60,000। 5,60,000। 5,60,000 हो गया। और ये जो 2,40,000 हमने हटाए हैं, ये पूरे के पूरे नहीं हटेंगे, 2 महीने की इसकी इनकम जाएगी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2/24 हो जाएगा, यानी कि 20,000 आ जाएगा। तो वो आप इसमें क्या कर लो, ऐड कर लो। तो 5,80,000 आपके पास ऑप्शन डी आ जाएगा, करेक्ट। क्लियर। एक और चीज भी यहाँ पे सीख ली कि इंस्टॉलेशन आ जाए तो बेटा उसको आपने क्या करना है, ऐड करना। सबको क्लियर हो रही है बेटा, जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, माशाल्लाह से आज स्ट्रेंथ अच्छी है। सही। चलो फिर अब हम नए वाले को इस पे, इसकी पिक्चर लेनी तो ले लो। अब नए उस पे चलते, नए क्वेश्चन पे, नई एमसीक्यू इस पे चलते। ये मैं मिटा रहा हूँ। चलो ये अच्छी बात है यार, ये जो बच्चा भेजता जा रहा है ना ग्रुप पे भी, और भी बच्चों की मदद हो जाएगी। अब आ गए एमसीक्यू नंबर 3 पे। ये हमने लास्ट लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। एमसीक्यू नंबर 3। देखो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ये लास्ट क्लास में बेटा इस तरह की एमसीक्यू मैंने सॉल्व करवाई प्रीवियस लेक्चर। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपके पास 3 प्रोडक्ट है,
प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। और इनकी जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है वो 40, 55, 45, यानी कि अलग अलग अगर आप बेचते हो तो प्रोडक्ट ए आपका 40 में जाता है, प्रोडक्ट बी आपका 55 में जाता है, प्रोडक्ट सी आपका 45 में जाता है। फिर कह रहा है इन एडिशन द एंटिटी रेगुलरली सेल प्रोडक्ट बी एंड सी टुगेदर। अच्छा, कंपनी की प्रैक्टिस ये रही है, कंपनी की प्रैक्टिस ये रही है कि वो दोनों प्रोडक्ट्स को बी और सी को एक साथ मिलाकर सेल करती, और कितने का सेल करती? 60 का। हालांकि बी और सी अगर इंडिविजुअली बेचे जाएं तो 40 और 55 यानी कि कितने में जाते हैं? तकरीबन तकरीबन जाते हैं 85 में, 85 में, 85, 95, 95 में जाते हैं। अगर अलग अलग स्टैंड अलोन प्राइसेस पे इनको बेचा जाए तो कितने का जाता है? 95 रुपए का जाता है। लेकिन अगर ये एक साथ बेच देते तो वो कितने का बेच देते? 60 रुपीज का बेच देते। अच्छा, पहले तो आप इनकी परसेंटेजेस निकाल लो। अभी इनकी परसेंटेजेस निकाल लो। ए और, नहीं सॉरी, बी और सी, बी और सी की बात कर रहे थे, मैंने ए और बी पे निशान लगा दिया। बी और सी 55 और 45 यानी कि 100 रुपए में बेचती है, और एक साथ बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 60 रुपए में बेचेंगे। अच्छा जी, तो अगर हम ए की प्राइस देखें 55 है, और बी की प्राइस देखें, सी यार एक तो लिख रहा हूँ बार बार, ए से कौन आता है, कौन याद आ रहा है? और देखो मिटा भी नहीं रहा है तो। अच्छा जी, बी और सी की बात हो रही है। बी को अगर बेचते हैं तो 55 का, सी को अगर हम बेचते हैं तो 45 का। दोनों का कितना बन रहा है? 100। वही 55% और 45% बन रहा है। एलोकेट करो, मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना कितना प्राइस आ रहा है? कितना कितना प्राइस आ रहा है? 2733, 27 और 33, यानी कि अगर 60 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं तो हमारा बी का प्रोडक्ट 27 रुपए में जा रहा है, और सी का प्रोडक्ट कितने में जा रहा है? 33 में। और ए का कितने में जा रहा था? ए का 40 में जा रहा था। पुरानी वाली ए की प्राइस दिखती, क्योंकि ए को तो साथ में मिला के नहीं बेच रहे ना, सिर्फ बी और सी को बेचते हैं। इनका टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? तो अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं द एंटिटी इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल ए बी एंड सी इन एक्सचेंज ऑफ 100। अच्छा, कितने में ही दे रहे हैं? 100 में ही दे रहे हैं, वैसे भी टोटल कितने में आ रहा है? 100 में आ रहा है। तो बताओ, एलोकेट करो ट्रांजैक्शन प्राइस को। तो ट्रांजैक्शन प्राइस को हमने एलोकेट कर दिया। ए कितने में जाएगा? 40 में। बी कितने में जाएगा? 27 में। और सी कितने में जाएगा? 33 में। तो नीचे कोई आ रहा है ऐसा आंसर? डी आ रहा है, 40, 27 और 33। हाँ, अगर 100 में ना बेच रहे होते, कोई और प्राइस होती, तो फिर हम इन सब की परसेंटेजेस निकाल के दोबारा से मल्टीप्लाई कर पाते, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया। क्लियर है? ये इस तरह की एमसीक्यूज आती है तभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये वाली एमसीक्यू क्लियर है? बी का बी का बी का 1 मिनट, बी का 33 है और सी का 27 है। बी का बेटा 27 है और सी का 33 है। अभी तो निकाला है। बी का 27 है और सी का 33 है, और ए का 40 है। बी 33 है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी। ठीक कर लेते मेरा बच्चा, कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ यार ठीक है, 55% था ना वो, तो वो 33 था और वो 27 था, तो सी आएगा। सही, सी आएगा।
सी आए, ऑप्शन सी आए, सही है, सही। ठीक है जी, एमसीक्यू क्लियर हो गई ये वाली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 4, जल्दी जल्दी से इसकी पिक्चर ले लो, जल्दी जल्दी से इसकी पिक्चर लो, एमसीक्यू नंबर 4 की पिक्चर लो और मुझे खुद से सॉल्व करके दिखाओ, बिल्कुल एज इट इज है जो अभी मैंने करवाया है। प्राइस को एलोकेट करना है आपने। और बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से बताओ, आप लोगों के पास 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स के अंदर मुझे सॉल्व करके इसका आंसर बताओ कि कितना आ रहा है। 10 मिनट्स में हम आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। अच्छा भाई, एक क्लास समझे कि और लगेगी हमारी आज की क्लास के बाद, तो भी हमारा IFRS 15 जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब ये IFRS 15 के अंदर एक और क्लॉज है, वो रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ। यानी कि अगर लेट सपोज मेरी कंपनी है और वो कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त मैं अपने रेवेन्यू को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करूंगा, उसके हवाले से भी थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों को सीखनी होगी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबको आवाज आ रही है मेरी? नहीं बेटा, कुछ मिस नहीं किया आपने, अभी स्टार्ट किया। रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास जो है वो दो मेथड्स आते हैं, एक होता है इनपुट मेथड और एक होता है आउटपुट मेथड। अब इनपुट मेथड क्या है और आउटपुट मेथड क्या है? देखो, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने एक बिल्डिंग बनाने के पैसे लिए। अब बिल्डिंग में ऑब्वियस सी बात है कि एक लेवल तक मैंने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उस 2 साल के अंदर जो है वो मैंने बिल्डिंग को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, बिल्डिंग को जो है वो बनाना है। तो एक साल गुजरेगा, कुछ ना कुछ तो मैंने उसके अंदर काम कर लिया होगा ना, कुछ ना कुछ तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली होगी। तो जितनी मैंने कंस्ट्रक्शन की होगी उसके हिसाब से मैं अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। ठीक है। जैसे बिल्डिंग के अंदर जो है वो मैंने बेसमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिए, तो हाँ बेसमेंट के जी हाँ अंदर जी आंटी, मैं भी को ठीक। मैं क्या करूंगा, रिकॉग्नाइज करूंगा। अब उस रेवेन्यू को आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हो, उसके लिए आपको IFRS 16 ने दो मेथड जो है वो रिकमेंड किए। एक मेथड है आपका इनपुट मेथड और एक मेथड है आपका आउटपुट मेथड। इनपुट मेथड और आउटपुट मेथड, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इनपुट मेथड ये होता है जिसकी वैल्यूएशन आप खुद करते हो, कि जिसका रेवेन्यू आप खुद रिकॉग्नाइज करते हो, उसको आप कहते हो इनपुट मेथड। और आउटपुट मेथड क्या होता है? उसकी वैल्यूएशन के लिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए एक्सटर्नली एक बंदा आकर, आप एक्सटर्नली बाहर से एक बंदा मंगवाते हो और उसको बताते हो कि बताओ देख करके मेरा, मैं अपना कितना रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। तो इनपुट मेथड में आपकी इंटरनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है और आउटपुट मेथड के अंदर एक्सटर्नली जो है वो एक आप किसी फर्म को हायर करते हो वैल्यूएशन के लिए, और वैल्यूएट करके आपको आपका रेवेन्यू जो है वो बताती है। ठीक है। यानी कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन यहाँ पर निकालना होता है कि कितना परसेंट मैंने अपने प्रोजेक्ट को या अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लिया है, फिर उस परसेंटेज को मैं क्या करूंगा, रिकॉग्नाइज करूंगा या रिकॉर्ड करूंगा, बुक रेवेन्यू करूंगा। तो अब वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मैं खुद भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, या फिर बाहर से एक्सटर्नली कोई आकर मुझे वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बता दे। अब मैं खुद कैसे फाइंड आउट करूंगा और बाहर से जो बंदा आएगा वो मुझे कैसे बताएगा? देखो,
अगर मैं खुद परसेंटेज फाइंड आउट कर रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मैंने किस हद तक अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लिया है, तो वो जो इनपुट मेथड है उसको आप कहोगे इनपुट मेथड। और उसमें जो आप बेस बनाते हो वो अपनी कॉस्ट को बनाते हो। इनपुट मेथड के अंदर आप बेस बनाते हो अपनी कॉस्ट को, यानी कि आपने बोला कि भाई एस्टिमेट किया होगा कि भाई पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरी इतनी कॉस्ट जो है वो इनकर्ड होगी, इतना मटेरियल लगेगा, इतना ओवरहेड लगेगा, इतना लेबर लगेगा, एक कॉस्ट कैलकुलेट करके बैठे होगे। और उस डेट को जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो तो उस डेट तक आप ये देखोगे कि मेरी एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आ चुकी है। उसके साथ आप उसकी क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालोगे। यानी कि यानी कि इनपुट मेथड के अंदर जो आपकी इंटरनल मैनेजमेंट होती है, वो जितनी कॉस्ट आपने लगा दी उसके हिसाब से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो फाइंड आउट कर रही है। और आउटपुट मेथड के अंदर क्या होता है, आउटपुट मेथड में जाहिर सी बात है आप किसी को अपनी कॉस्ट तो नहीं बताओगे, तो फिर वो रेवेन्यू के हिसाब से आपको बताता है परसेंटेज ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। जैसे आप अंदाजा लगा लो, ऐसे मैं आपको बताऊं, अभी हमारे रिलेटिव्स ही हैं, वो छोटा सा स्टेट का काम किया करते थे, ठीक है। आज बड़े बुरे हालात थे उनके, बहुत बुरे हालात थे। और वो पंजाब से आए थे और यहाँ पर कराची के अंदर उन्होंने जो है वो काम किया, तकरीबन 8-10 साल तो बेचारे इधर उधर फिर आहिस्ता आहिस्ता रियल एस्टेट के काम में घुस गए। और रियल एस्टेट के काम में घुसने के बाद जो है वो उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग करना शुरू कर दी है, वो छोटे छोटे लेवल पे। अब वो माशाल्लाह से बिल्डर बन गए। अब जो वो प्रोजेक्ट मैं अपने कदम के साथ खड़ा हुआ था, वो प्रोजेक्ट देख रहा था, वो पीसी जिसमें उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त था, 4 फ्लोर का। और उसके अंदर बड़े उन्होंने जो है वो पोर्शन जो है वो सही कर रहे हैं। और वो अपना उनका खुद का जाती प्रोजेक्ट है। तो मैं उस प्रोजेक्ट को देख रहा था और मेरा कजन भी उसको देख रहा था। तो मेरे कजन ने देखकर बताया, यार ये तो बड़ा जबरदस्त बंदा कमा रहा है यार, बहुत कमा रहा है, महीने का इतना तो कमा ही लेता हूँ। अब देखो जो एक्सटर्नल आया ना, एक्सटर्नल ने कॉस्ट को नहीं देखा कि भाई कॉस्ट कितनी लगी है इसको, एक्सटर्नल ने कमाई को देखा है, रेवेन्यू को देखा है कि भाई कितना रेवेन्यू ये अर्न कर रहा होगा। एक्सटर्नली जब भी आता है वो रेवेन्यू को बेस बनाता है, ये याद रखिएगा। जो आउटपुट मेथड है वो रेवेन्यू बेस है। आप एक्सटर्नली बुला रहे हो, किसी को अपनी कॉस्ट नहीं बताओ, अपनी सेलिंग प्राइस ही बताओगे, एक पोर्शन में इतने का बेच रहा हूँ, ये वाला पोर्शन इतने का बेच रहा हूँ, ये कॉर्नर का है तो इसमें इतने का बेच रहा हूँ, ये रोड फेसिंग है तो इसमें इतने का बेच रहा हूँ, तो वो आप रेवेन्यू बता रहे हो, तो कॉस्ट नहीं बता। इंटरनली जब आप बैठते हो, इंटरनली जब आप कहीं पे छुप के खोपचे के अंदर बैठते हो, उसमें जब आप अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो, उसमें जो आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो वो कॉस्ट की वैल्यूएशन करते हो। तो इनपुट मेथड आपकी इंटरनल मैनेजमेंट है, कॉस्ट के ऊपर वैल्यूएशन होगी। आउटपुट मेथड एक्सटर्नली आएगा और वो रेवेन्यू को बेस बनाएगा। समझ में आ गई बात, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये बात क्लियर हो गई। इनपुट मेथड क्या होता है और आउटपुट मेथड क्या होता है, जहां तक क्लियर है सब बच्चों को? आगे चलो, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, इसका एक फॉर्मूला है इनपुट मेथड का। इनपुट मेथड के अंदर आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालोगे, किस तरीके से निकालो। फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। मतलब 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, उस 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट कर रखा हो कि मेरे इतने पैसे या इतनी कॉस्ट आएगी ही आएगी इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में। सपोज कर लो कि मैंने सोचा है कि मैं 100 मिलियन की कॉस्ट आ जाएगी इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, बिल्डर होता है वो इसी तरीके से कॉस्ट को पहले से एज्यूम कर लेता है, क्या स्क्वायर फीट चल रहा है, कैलकुलेटर से 10-10 किया, पूरी कॉस्ट बिल्डिंग की कैलकुलेट हो जाती है 2 मिनट के अंदर। उसने एस्टिमेटेड कॉस्ट लगा दी कि भाई कितनी कॉस्ट मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट में लगेगी और 2 साल में इस प्रोजेक्ट को मैं क्या करूंगा, कंप्लीट।
और कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड क्या होता है कि जिस पीरियड का मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने जा रहा हूँ, यानी कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल के बाद मैंने अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना, तो मैं ये देखूंगा कि इस पूरे साल में मैंने कितनी कॉस्ट अपने प्रोजेक्ट में लगा दी है, कितने पैसे मेरे लग गए, कितनी कॉस्ट मेरी लग गई है, उसको आप कहते हो कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, जैसे 100 मिलियन का प्रोजेक्ट था, अब तक मैं 40 मिलियन लगा चुका हूं, तो 40 को डिवाइड करवाऊंगा 100 से और मल्टीप्लाई करवा दूंगा 100 से, यानी कि 40% आ जाए। तो अगर इनपुट मेथड है तो कॉस्ट इनकर्ड देखते हो कि भाई पूरे टाइम पीरियड के अंदर कितनी कॉस्ट लगी है, और उस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है उससे डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई बाय 100 कर। और सर आउटपुट मेथड में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगी? आउटपुट मेथड में एक्सटर्नली आकर आपको बता दे, वो आपका काम नहीं है। जब आउटपुट मेथड के अंदर कौन आ रहा है, एक्सटर्नल बंदा आ रहा है, तो वो आपको बताएगा इतनी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो चुकी है, तो आप अपना रेवेन्यू इतना रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इतना परसेंट रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ कौन कौन से स्टेप्स जो है वो जिनको आपने फॉलो करना है जब आप इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर, जब आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को एस्टिमेट करने जाओगे, तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को देखना है कि आया कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है या लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, या नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है, वो बहुत रेयर केसेस में होता है। ज्यादातर ये हो रहा होता है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल होता है या तो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें हमें लग रहा होता है कि यार अब हमें इसमें हमारे पैसे लग गए, डूब गए हम, वो लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो शुरू में स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने ये देखना है आइदर द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर तो प्रॉफिटेबल है तो प्रॉफिटेबल के हिसाब से चलोगे, और अगर लॉस मेकिंग है तो लॉस मेकिंग के हिसाब से चलो। ठीक है, क्लियर है? स्टेप नंबर 1 आपका ये, स्टेप नंबर 1 आपका ये है कि हमने ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्रॉफिट को या लॉस को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रॉफिट। जी बेटा बिल्कुल पता लगता है, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ 100 मिलियन का, आपकी कॉस्ट आप एस्टिमेट करके बैठे हो 110 मिलियन, ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देख के ही पता लग रहा है कि हमें क्या होगा लॉस। वो आपको बताता है कि आपकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या है, प्रोजेक्टेड आपका रेवेन्यू क्या है, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आपने कितनी कॉस्ट इंक्लूड कर दी, वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन में देता है। मैं आगे सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा, रेवेन्यू सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज करना है। असल में खड्डा ही इसी चीज का है कि रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का तरीका ये होगा कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, जो आपका जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस प्राइस पर आपने मल्टीप्लाई करवा देना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। आइदर वो आउटपुट मेथड से आई हो या वो इनपुट मेथड से आई। इनपुट मेथड से आपने खुद निकाली होगी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट को बेस बनाकर। आउटपुट मेथड के अंदर आपने किसी को काम दिया हुआ, उसने आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल के दी होगी। तो जो भी आपने रेवेन्यू आपने अर्न करना है, जितने का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से क्या करना है, हो रहा तो मुझे यहाँ try पे करना है। है ना बात। तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज किया है इस टाइम पीरियड के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ फैसल बिल्डर से, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ फैसल बिल्डर से कि आपका फ्लैट जो है वो मैं
बना कर दूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया 300 मिलियन पर। ठीक है, 300 मिलियन पर मेरा क्या हो चुका है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। एहसन भाई प्लीज अपना वॉल्यूम आहिस्ता कर लें। अच्छा, 300 मिलियन पर फैसल भाई से मेरा क्या हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, कि 3 साल में मैं आपको क्या कर दूंगा, आपके फ्लैट बनाकर दे दूंगा। ठीक है, और अगर 3 साल में ना बना सका तो फिर आप मार्केट से शॉर्ट हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान में होता है। तो बहरहाल 300 मिलियन का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब मैं रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करूँ, 1 साल गुजरा, मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाला। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मैंने इनपुट मेथड से निकाली होगी या आउटपुट मेथड से मुझे मिली। वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर लाकर मार दी। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सपोज कर लो तो 40% मैंने 1 साल के अंदर कंप्लीट कर, वो मेरे पास आई। तो 300 को 40% से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो भाई कितना आ जाएगा, 120 मिलियन। तो जो रेवेन्यू मेरा रिकॉग्नाइज होगा उस टाइम पीरियड का वो कितना होगा, 120 मिलियन। फिर मैं देखूंगा इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर मैंने कॉस्ट कितनी इंकर्ड की है, खर्चा कितना किया है। वो सारे खर्चे को सपोज कर लो कि 90 मिलियन का मैंने खर्चा कर दिया, वो माइनस कर दूंगा, तो 30 मिलियन का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो इस तरीके से प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है और जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपकी आउटपुट मेथड से भी आ सकती है और इनपुट मेथड से भी आ सकती है। वो जो आई आपने वो अप्लाई की, आपके पास रेवेन्यू आ गया, फिर आपने उसमें से कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट। यहाँ तक बात क्लियर हुई सब बच्चों को? ठीक है, अब आ जाओ आगे। आउटपुट मेथड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा हूँ। आउटपुट मेथड, स्टार्टिंग आउटपुट मेथड का मतलब क्या है, आउटपुट मेथड का मतलब ये एक्सटर्नली हमें कोई बताएगा, इंटरनली हम खुद परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं करते। आउटपुट मेथड आपको ये बता रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है जनवरी 1 2006 में। एस्टिमेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन आपने उसको बता दी December 31 2007, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो आपकी कितनी है, 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख। December 31 2006 आप स्टैंड कर रहे हो। शुरू में कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 1 2006 में स्टार्ट हुआ, December 31 2007 में जाकर खत्म होगा, यानी कि 2 साल बाद जाकर खत्म होगा। कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो कितनी है, 15 लाख है। वो कह रहे हैं कि इस दिसंबर 2006 के अंदर, पहले साल के अंदर, ड्यूरिंग द ईयर द कॉस्ट इनकर्ड 6 लाख, हमने कितना कॉस्ट, कितना खर्चा कर दिया, 6 लाख का खर्चा अब तक 1 साल में कर दिया। सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन इशूड 7,50,000, वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिला है कि कितना परसेंट, या परसेंटेज में नहीं, अमाउंट में आपको बता रहे हैं कि कितना अमाउंट आपने रिकॉग्नाइज कर लिए, 7,50,000। ये एक्सटर्नली आपको बताएंगे, आउटपुट मेथड है ना, तो सर्टिफिकेशन आपको इशू है। एक्सटर्नली बंदा आएगा या कंपनी हायर करोगे आप, और उससे ये अमाउंट निकालोगे, उसने आपको बता दिया कि भाई 7,50,000 का आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका। फिर कह रहे हैं एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट इन 2007 6 लाख। अब हम ये भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगले साल भी हमें 6 लाख की कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। इस साल हमने 6 लाख लगा दी है,
अगले साल भी हमें 6 लाख की कॉस्ट जो है वो इनकट करना पड़ेगी। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट इन 2007 इज 6 लाख। प्रॉफिट बताना है आपको 2006, कॉस्ट बतानी है आपको 2006, रेवेन्यू बताना है आपको 2006 का। अगेन पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ कि भाई जनवरी 1 2006 के अंदर आपने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होगा, December 31 2007 के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है, 15 लाख। फिर इस पूरे साल 2006 के अंदर आपने कितनी कॉस्ट लगा दी, 6 लाख की कॉस्ट लगा दी। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपको कितना मिल गया, 7,50,000 का मिल गया। फिर उसके बाद अगले साल की जो आप कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हो वो एस्टिमेट कर रहे हो 6 लाख की। और आपको प्रॉफिट बताना है, कॉस्ट बतानी है और रेवेन्यू। अब आ जाओ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 क्या था? हाँ, स्टेप नंबर 1 क्या था भाई, बताओ क्या था? तो नहीं क्या बेटा? तो ना मत बेटा, अभी तो आप लोगों में से कुछ बच्चों ने एमए की भी क्लास लेनी है। हाँ, गुड हो गया। आइडेंटिफिकेशन करनी है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आइदर कि वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टेप नंबर 1 आप लोगों के सामने आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो थी वो हमारी 15 लाख है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 15 लाख है। यानी कि पार्टी से हमें 15 लाख मिलेगी। लेस करेंगे कॉस्ट इनकर्ड, टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। 6 लाख हमने अभी लगा दिया और 6 लाख हम एस्टिमेट कर रहे हैं अगले साल, यानी कि टोटल हमारी कॉस्ट कितनी लग जाएगी, 12 लाख। तो प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 3 लाख का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें क्या होगा, प्रॉफिट। तो मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर होगी। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, प्रॉफिटेबल। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 15 लाख। 12 लाख की हम कॉस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि भाई 6 लाख इस साल लगा दिए, 6 लाख अगले साल लग जाएगी। यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 12 लाख। माइनस किया तो हमें पता लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा, प्रॉफिटेबल। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। आउटपुट मेथड है। जो हमें सर्टिफिकेट इशू हुआ है कि इतना रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, 7,50,000, उसको डिवाइड करवा दूंगा मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से, यानी कि 15 लाख। और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। इसका मतलब ये हुआ कि 50% का 50% का 50% का मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ रहा है। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई? क्लियर? यहाँ पे किसी का कोई सवाल हो? अब आ जाओ आप थर्ड पे। थर्ड है, अब आपको प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना। प्रॉफिट रिकॉग्नाइज का देखो मैंने पैटर्न लिखा है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज में जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करोगे। कॉस्ट इनकर्ड जो आपने की है इस पूरे पीरियड के अंदर वो लेस करवा दोगे, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। देखो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी कितनी है, 15 मिलियन, 15 लाख। 50% आपने निकाला है, 7,50,000। तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हो आप, 7,50,000 का। इस पूरे पीरियड में आपने कॉस्ट कितनी इनकर्ड की है सर, 6 लाख। इस पीरियड में 2006 में। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 1,50,000। 1,50,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। 1,50,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? ठीक है। तो ये आपका क्या है, आउटपुट मेथड।
अब आ जाओ इनपुट मेथड। स्टार्टिंग डेट है जनवरी 1 2001। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपकी 2 मिलियन की है। 18 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपकी 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख आप सोच रहे हो कि आपकी कॉस्ट लग जाएगी। इस पीरियड के अंदर आपने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख की कॉस्ट इनकर्ड की। बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड, बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड का मतलब क्या है? इनपुट मेथड। बेस्ड ऑन कॉस्ट इनकर्ड यानी कि इनपुट मेथड। यहां तक क्लियर है सबको? जी बेटा, 6 लाख गिवन था। अब आपको जो है प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना कैसे? स्टेप नंबर 1, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका प्रॉफिटेबल है कि नहीं। वही बात, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है सर 2 मिलियन की है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो सर हमारी 15 लाख की है, माइनस किया 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट क्या आपका प्रॉफिटेबल है। 2 मिलियन की आपकी क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन सर ये 1 मिलियन ऐड नहीं करेंगे, नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि टोटल आपको पता है ना 1.5। 1.5 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 5 लाख का। आप ये सपोज कर रहे हो कि आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इट मींस कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्रॉफिटेबल है। अब हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। कॉस्ट जितनी हमने इनकर्ड किए ड्यूरिंग पीरियड, उसको टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई बाय 100 कर। वहां पे रेवेन्यू आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रही है? कॉस्ट आ। तो कॉस्ट कितनी इनकर्ड की है सर हमने? 10 मिलियन की कॉस्ट अब तक इनकर्ड की है। सॉरी, 1 मिलियन की कॉस्ट हमने अब तक इनकर्ड की है। और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है सर? 1.5 मिलियन। तो 10 लाख डिवाइड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 66.67% आपके पास आ गया परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। नहीं बेटा, 66.67% आ रहा है। सबका यही आ रहा है? सबका यही आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 आप क्या करोगे? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा सर? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी कितनी है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर हमारी 2 मिलियन की है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई किया, 13,33,000 कुछ आ रहा है। और कॉस्ट जो इनकर्ड की हमने सर 1 मिलियन की किया, माइनस किया, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया आपने 3,33,333 रुपए। तो ये बेटा, अब हमने आज जो पढ़ा है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है किसका? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने इनपुट मेथड भी पढ़ा, आउटपुट मेथड भी पढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा। अभी तक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नहीं आया था हमारे। सारे के सारे क्या है हमारे पास? प्रॉफिट मेकिंग। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एमसीक्यूज करेंगे और लॉस मेकिंग क्वेश्चंस को करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो। जहां तक बेटा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। जहां तक बेटा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ बेटा।
बेटा वैसे तो इरादा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही तो करवा रहा हूँ बेटा IFRS 15 की। अच्छा कुछ मैंने क्वेश्चन, मैंने जो फाइल भेजी थी ना उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए, कुछ खुद से ट्राई करना। कैप की बुक ले लो, कैप की बुक की जो MCQs है उनको खुद से ट्राई करना। ये न्यूमेरिकल जो आ रहा होता है वो MCQs ही आ रही होती है, इसमें से 4 नंबर की इस तरह। एक तो या तो वो आपसे पूछ लेते हैं सवाल कौन सा, वो आपसे पूछ लेते हैं जो स्टैंड अलोन प्राइसेस होती है किस तरीके से रेवेन्यू को एलोकेट किया जाता है वो, या फिर वो आपसे वो 5 पॉइंट जो है वो थ्योरी के अंदर पूछ लेते हैं इस तरह जैसे, या फिर जो आज हमने MCQs किए कि कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, कुछ सर्विस वाली कॉस्ट थी वो पूछ लेते हैं। कैफ की बुक होगी बेटा, ग्रुप में जाओ, ग्रुप में जाओगे ना, ग्रुप के फाइल्स में जाना, तो वहां पर आपको कैफ की बुक मिल जाएगी। कैफ 5 आई थिंक जो है वो IFRS 15 है, उसके MCQ सॉल्व करना, फाइल्स में जाना आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, कल हम इसको करेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि लॉस अगर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बारक। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने जो है वो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, हमने इनपुट मेथड डिस्कस किया था, हमने आउटपुट मेथड डिस्कस किया था, ठीक है। और इनपुट मेथड में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इनपुट मेथड के अंदर क्या होता है कि हम मैनेजमेंट डिसाइड करती है, कॉस्ट बेस होता है। आउटपुट मेथड में जो है वो एक्सटर्नली जो है वो डिसाइड होता है और वो रेवेन्यू बेस होता है। और कुछ स्टेप्स हमने जो है वो पढ़े थे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आया कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अगर प्रॉफिटेबल है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने सीख लिया। अच्छा, इसके एक्सट्रैक्ट जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो कर रहे होते हैं वो हमने नहीं पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम लोग वो पढ़ेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम इसको फाइनेंशियल पोजीशन में किस अमाउंट से शो करेंगे। एक तो जो आपने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया वो तो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा सीधा चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था 333, ये तो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा सीधा चला। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर यानी कि बैलेंस शीट के अंदर हम इसको किस तरह से शो करें, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर आप याद रखिएगा, दो चीजें होती हैं। एक तो जो आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया वो, और दूसरा आप अपने कस्टमर को कितना अमाउंट जो है वो, कितना अमाउंट जो है वो उसकी इनवॉइस जनरेट करके दे रहे हो। दो चीजें होती हैं। एक मिनट। अच्छा जी, जैसे कि देखो, सपोज करो, लेट सपोज आपने जो है वो अपने कस्टमर से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया आपने कि आप जो है वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो, 3000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर, ठीक है। फिर एक प्रोसेस होता है, जो आपका कस्टमर होता है उस कस्टमर से आप क्या करते हो, आप उसको एक इनवाइस जनरेट करके देते हो कि भाई मुझे इतनी पेमेंट आपसे चाहिए या इतनी पेमेंट आप मुझे कर दो।
ठीक है। फिर वो अमाउंट जो आपने इनवॉइस जनरेट की होती है, उस अमाउंट पे कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा हो। नॉर्मली ये होता है कि जो आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया होता है और जो आपने इनवॉइस जनरेट, एक डिफरेंट अमाउंट। 1,000 से आपने अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, और 1,000 से आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, और आपने जो अपने कस्टमर को इनवॉइस जनरेट करके दी, वो आपने 1,200 की कर दी। ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है आपने अपने कस्टमर को जो इनवॉइस जनरेट करके दी, वो आपने 800 की कर दी, क्योंकि आपको पता है ना कि आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अभी चलता रहेगा, आगे भी चलेगा। ठीक है। तो इनवॉइसेस जनरेट होती रहती हैं, आप उसके पेमेंट की डिमांड जो है वो करते रहते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है आपने इनवॉइस का कितना अमाउंट जो है वो जनरेट करके दिया है। ठीक है। अगर तो आपने ज्यादा अमाउंट की इनवॉइस बना दी है, ज्यादा अमाउंट की आपने इनवॉइस अगर जनरेट करके दे दी है, और आपका जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जो अमाउंट था वो आपका कम था, और आपने इनवॉइस उसको ज्यादा की जनरेट करके दी, तो आपके लिए जो अमाउंट आता है उसको आप कहते हो अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे भी आ रही है। सब बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आपने जितना किया, और फिर आपने अपने कस्टमर को इनवॉइस कितने अमाउंट से जनरेट करके दी है। तो अगर आप ज्यादा अमाउंट जो है वो उससे डिमांड कर लेते हो इनवॉइस के अंदर, इट मीन्स कि वो आपके लिए क्या बन जाती है, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है। और ऐसे ही अगर आप इनवॉइस कम की जनरेट करके दे देते हो, रेवेन्यू आपने ज्यादा रिकॉग्नाइज किया लेकिन आपने इनवॉइस जो है वो कम अमाउंट की जनरेट करके दे दी, तो फिर वो आपके लिए जो अमाउंट बनता है उनका जो डिफरेंस होता है, दैट विल बी कॉल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट। और ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ जाकर के रिपोर्ट होते हैं, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज के पोर्शन में जाकर के report। अगर तो इनवॉइस का अमाउंट ज्यादा है तो जितना एक्सेस अमाउंट है वो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, एसओपी के अंदर कहाँ जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी के अंदर जाएगा। और अगर हमारा अमाउंट कम है, अगर हमारा अमाउंट कम है, तो उसको हम फिर कहाँ लेकर जाएंगे, उसको हम लेकर जाएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट फाइनेंशियल। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। या इसको इस तरीके से भी याद याद कर सकते हो, अगर आपका पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है तो इसका मतलब वो आपके लिए क्या है, एसेट है, कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट है। और अगर आपका नेगेटिव अमाउंट आ रहा है तो आपके लिए क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल। यहाँ तक क्लियर? क्लियर है? ठीक है। अब आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब तक जो हमने पढ़ा था वो हमने प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे कि देखो, टोटल प्राइस जो है वो आपकी आ रही है एग्जाम्पल 3 में, टोटल अमाउंट जो है वो आ रही है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की 550। ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड प्राइस टू डेट, यानी कि अब तक जो आप कॉस्ट इनकर्ड कर चुके हो वो 225 की कॉस्ट इनकर्ड कर चुके हो। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन आपकी है 340। आगे जो आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आगे आपकी फर्दर और कितनी कॉस्ट जो है वो लग जाएगी, वो लग जाएगी आपकी 340। और पेमेंट ऑफ इनवॉइस है आपकी, यानी कि जो आपने इनवॉइस जनरेट की है वो 290 की जो है वो अब तक की जनरेट करके। और ये आपको करना है ऑन कॉस्ट बेसिस। ऑन कॉस्ट बेसिस यानी कि आपका कौन सा मेथड होगा, इनपुट मेथड। ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन था। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको बता दी 550 है, यानी कि ओवरऑल जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 550 है। कॉस्ट जो आपने अब तक इनकर्ड कर दी है वो 225 की है, और आगे जो एक्सपेक्टेड आपकी कॉस्ट है दैट इज 340। और जो पेमेंट इनवॉइस आपने जनरेट की है वो 290 की। अच्छा, कैलकुलेशन के अंदर पेमेंट ऑफ इनवॉइस का कोई अमल दखल नहीं होगा फिलहाल के लिए, हम इसको इग्नोर करेंगे। जब हम अपनी एसओपी की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, यानी कि बैलेंस शीट की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तब ये पेमेंट ऑफ इनवॉइस जो है वो हमारे सामने आए। अब देखो, सबसे पहले तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है, जो आपको टोटल रेवेन्यू जनरेट होना है वो होना है 550, यानी कि 550 का। और जो आपकी कॉस्ट जो आपको लगती हुई नजर आ रही है वो कितनी नजर आ रही है, 225, एक तो अब तक जो आपने कर चुके हो, और आगे की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 340। यानी कि टोटल कॉस्ट आपकी कितनी लगने जा रही है, टोटल कॉस्ट आपकी कितनी लगने जा रही है सॉरी, टोटल कॉस्ट कितनी लगने जा रही है, 565। ठीक है। टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी 565 की लगने जा रही है। ये आपकी टोटल कॉस्ट है 565 जो अब तक लगी और जो आगे लगेगी। टोटल आपकी कॉस्ट है 565। और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कितना, कॉन्ट्रेक्चुअल प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट है वो 550। तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है?
प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो लॉस हो रहा है, सारे कह रहे हैं लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है? आई थिंक हमें 13 रुपीज का लॉस हो रहा है, 15 रुपीज का लॉस हो रहा है, 15 रुपीज का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ये अगर हम स्टेप नंबर वन देखें तो इट मीन्स कि ये हमारे लिए क्या है? एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। ये हमारे लिए क्या है? लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तो स्टेप नंबर वन मैंने परफॉर्म किया आपके सामने। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखी 550 और टोटल कॉस्ट जो है वो 565 आप लोगों ने अभी मुझे निकाल के दी। तो 15 रुपीज का क्या आ रहा है? लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। तो ये क्या है? लॉस का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, आगे देखो सारी चीजें वही होगी, एक छोटी सी कैलकुलेशन इसके अंदर ऐड होगी। वो क्या ऐड ऑन होगा वो बताता हूँ मैं आपको। अब ये जो है वो ऑन कॉस्ट बेसिस था। कॉस्ट बेसिस का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट इनकर्ड टू डेट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। टू डेट अब तक कितनी कॉस्ट इनकर्ड कर चुके हो सर? सर हम टोटल कॉस्ट जो है वो अब तक 225 की कर चुके हैं और टोटल कॉस्ट आपकी 565 थी, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। तो सर जो हमारा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आया है वो आया है 39.82%। 39.82%। यहां तक सबको क्लियर है? स्टेप नंबर वन क्या था? लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट था। स्टेप नंबर टू में हमने वही काम किया जो अब तक हमने पहले सीखा था, कोई नई चीज नहीं है इसमें। अब आ जाओ आगे। अब अब देखो, जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन की थी ना, प्रॉफिट रिकग्निशन का क्राइटेरिया बताया था कि आप सबसे पहले क्या करते हो? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जो आपने किया होता है वो लिखते हो, फिर उसमें से जो कॉस्ट अब तक आपने कर चुके होते हो इनकर्ड वो माइनस करवा देते हो, आपको प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर क्या चेंज होगा ये देखो, मैं बताता हूँ। देखो, जो आपकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आपने करना है, वो आपने कितना करना है? सर टोटल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी सर वो हमारी थी 550। ठीक है, 550 हमारी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सर अभी अभी आपने निकाली 39.82%। मुझे बताओ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना हो रहा है? 225 का हो रहा है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना हो रहा है? 225 का। दोबारा बताओ जरा कितना आ रहा है रेवेन्यू? 39.82% कितना आएगा? 225 ही आ रहा है। आगे बच्चे बताओ बेटा कितना आ रहा है? 225 ही आ रहा है। 219 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। फिर सर जो अब तक हमने कॉस्ट लगा चुके होते हैं वो हम माइनस करते हैं। कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट। तो सर अब तक जो हम कॉस्ट इस पर इनकर्ड कर चुके हैं, अब तक जो हमारी लागत आ चुकी है वो सर हमारी आ चुकी थी 225 की। ये सर हमारी लागत आ चुकी थी 225 की। ये हमारी क्या आ चुकी थी? अब तक की कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है। 225 ये हमें माइनस करना है। अच्छा, एक लाइन का आप छोड़ोगे गैप। एक लाइन का आप छोड़ोगे गैप। ठीक है, और आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा था कि सर हमें क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, और कितना लॉस होगा? हमें लॉस होगा सर 15 रुपीज का। हमें जो लॉस होगा वो 15 रुपीज का लॉस होगा। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे 15 का। तो देखो बेटा, अब इसमें ये होगा कि आपको यहाँ पर एक और आपका स्टैंडर्ड जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज 37। वो आपको ये कहता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी, वो आपको ये कहता है कि जो आपका फ्यूचर का लॉस है ना जितना भी, उसको आप अभी से बुक कर लो। उसको आपने फ्यूचर में नहीं लेके जाना, उसको आपने कब से बुक कर लेना? अभी से बुक कर लेना है। जैसे कि अभी 15 का लॉस है ना, तो इसको मैंने अभी ही बुक कर लेना है। उसको मैंने आगे नहीं लेके जाना, बिल्कुल प्रोविजन को। तो अब आप क्या करोगे? आपको 219 है,
आपको आंसर कितना लेकर आना है, 15 लेकर आना है। तो यानी कि एक ऐसा अमाउंट यहां पर आना चाहिए जिससे आपका आंसर 15 आ जाए। तो वो कितना अमाउंट होगा, वो कितना अमाउंट होगा? 9 रुपीज का। वो भी क्या होगा माइनस, अब देखो 2 to 5 माइनस करते हो, 9 भी माइनस करते हो, तो आपके पास आंसर कितना आता है, 15 आता है। तो ये जो 9 रुपीज का देखो, कुछ अमाउंट आपने अभी इनकर्ड कर दिया अपना कॉस्ट, तो उसी के अंदर आप लॉस आप रिकॉग्नाइज करोगे कुछ अमाउंट, और कुछ आप फ्यूचर में जाकर करने वाले हो अमाउंट जो इनकर्ड करोगे, उसमें भी आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो जो फ्यूचर का लॉस है डेट इज 9। वो कितना है, 9 रुपीज का। जो अभी तक का लॉस है वो 2 to 5 के अंदर ऑलरेडी शामिल है। आप ये कह रहे हो कि सर टोटल ओवरऑल लॉस तो 15 का हो रहा है, बिल्कुल मान रहा हूँ टोटल ओवरऑल लॉस 15 का हो रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट आपने अभी लगा दिया ना, कुछ लॉस तो आपको अभी हो चुका है, और कुछ लॉस आपको कब होगा, फ्यूचर में जाकर होगा। वो फ्यूचर में लॉस आपका कितना होगा, वो 9 रुपीज का लॉस होगा। ठीक है। तो ये जो लॉस है 9 रुपीज का, इसको भी आपने अभी ही बुक कर लेना है, पहले साल ही या उसी टाइम पीरियड में आपने बुक कर लेना है। प्रॉफिट को नहीं बुक करते हो, प्रॉफिट को तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता रहता है, वैसे वैसे आप प्रॉफिट को भी रियलाइज करते रहते हैं। लेकिन लॉस की सूरत में क्या है, लॉस की सूरत में क्या है, कड़वी गोली है तो फौरन के फौरन खानी, और अगर मीठी मीठी है तो थोड़ा थोड़ा खाना है। ये आपको कहीं पर भी चल जाओ, अकाउंटिंग में किसी भी स्टैंडर्ड में चले जाओ, रेवेन्यू मिलना है, उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन जहां पर आपको लॉस मिल रहा है, उसको आप फौरी तौर पे क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, या फौरी तौर पे आप उसको क्या करोगे, रियलाइज करोगे। तो यहाँ पर IAS 37 इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पर आपको IAS 37 कहता है कि आप इसका एक प्रोविजन, आप इसका एक प्रोविजन करोगे, प्रोविजन फॉर ऑनरेरियस लॉस। ये आपके सामने इसकी कैलकुलेशन है, वनरेरियस लॉस। ठीक है। ये आपके वनरेरियस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है। जो आपको फ्यूचर में क्या दे रहे होते हैं, लॉस दे रहे होते हैं। 9 रुपीज का आप क्या करोगे, लॉस बुक करोगे, और IAS 37 जो है वो आपको इसमें कह रहा है कि फुल लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज, आपने पूरा पूरा लॉस जो है वो क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। तो ये लॉस की कैलकुलेशन थी, ये क्लियर हो गया आप लोग? कोई सवाल यहां तक का? ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर आपका जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है आपने, वो कितना किया है, 219, 219 का आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है। और आपने इनवॉइस कितनी जनरेट की है, इनवॉइस आपने 290 की, यानी कि इनवॉइस आपने ज्यादा जनरेट कर दी। तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है दैट इज योर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, वो आपकी क्या होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। अच्छा, एक और चीज, नेट अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर कितना जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी तो आपकी कितनी आ गई, 71। और वो जो 9 रुपीज का लॉस आपने प्रोविजन बुक किया है, वो भी आपके लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। तो आपकी जो नेट लायबिलिटी जाएगी वो कितनी जाएगी, 71। ये कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, ठीक है, जो इनवॉइस और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज के दरमियान का डिफरेंस है। और इसके अलावा जो वो प्रोविजन है 9 रुपीज का, यानी कि ओवरऑल जो आपकी नेट लायबिलिटी जाएगी वो 80 रुपीज की जाएगी, 80 रुपीज की। ठीक है। यहां तक कुछ सवाल किसी का कुछ पूछना हो तो पूछ लो, सबको क्लियर है? तो ये बेटा हमारा पूरा IFRS 15 था जो अब तक हम लोगों ने कवर किया। ठीक है। शुरू में हमने इसके 5 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए थे, वो 5 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। एक दफा इसका थोड़ा सा जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है। 5 पॉइंट्स में से क्या था, 5 पॉइंट्स में से ये था, उसमें जो मोस्ट मोस्ट मोटी मोटी बातें थी वो क्या थी, उसको हम देख लेते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है आपके पेपर में, उसमें ये था, एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में क्या होता है भाई, उसमें ये होता है कि अगर हम कोई, वी प्रोवाइड सर्विस नाउ एंड टेकिंग पेमेंट आफ्टर 2 इयर्स, पेमेंट हम बाद में ले रहे हैं,
तो उससे रिलेटेड जितना भी इंटरेस्ट होगा उसको हम एज अ इनकम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर लेट सपोज पेमेंट हम एडवांस में ले लेते हैं और सर्विसेज हम उसको बाद तक देते रहेंगे, तो जो आपने एडवांस में पेमेंट ली है उससे रिलेटेड जितना भी इंटरेस्ट होगा वो एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड। ये दो बातें मैंने आपको बताई, ये एमसीक्यूज का पार्ट बनती है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन प्राइस को किस तरीके से एलोकेट किया जाता है वो हमने सीखा, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइसेस क्या होती हैं, फिर उनका रेशियो निकलता है, फिर उसके हिसाब से जो मर्ज करके एक्यूमुलेट करके जो अमाउंट आ रहा होता है उसकी प्राइसेस को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हमने क्या सीखा इसके अंदर, नेट की बेटा एक लेक्चर अपलोड नहीं हुआ हुआ, बस बाकी तमाम लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है हमने ये रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। इसमें इनपुट मेथड पढ़ा, आउटपुट मेथड पढ़ा। इनपुट मेथड के अंदर होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट होती है, और वहां पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू होता है। और स्टेप उसमें जो हमने स्टेप सीखे हैं वो किस तरीके से सीखे, स्टेप नंबर वन ये है कि आइदर योर कॉन्ट्रैक्ट इज लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग। तो अगर तो प्रॉफिट मेकिंग है तो वो नॉर्मल चलता है। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने ये देखा है कि फ्यूचर का जितना भी लॉस होगा वो भी करंटली आप क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे। और अगर उसका जो अमाउंट होगा उसको एज अ प्रोविजन एक लायबिलिटी अपने पास दिखाओ, ठीक है। और इसके अलावा हमने कहा कि बैलेंस शीट के अंदर किस तरीके से रिपोर्ट होगा, जितना आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है वो, और जितनी की आपने इनवाइस जनरेट की है वो, उसका डिफरेंस होगा। अगर इनवाइस आपने ज्यादा की जनरेट कर दी है तो वो आपके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी बनेगी, ठीक है, करंट एसेट्स में जाकर रिपोर्ट होगी। और अगर आपने इनवाइस कम की जनरेट कर दी है तो वो आपके लिए क्या बनेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट बनेगा, और वो भी करंट एसेट में जाकर रिपोर्ट। तो ये बेटा पूरा क्या था, आपका IFRS 15 था, जो कि हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ना है, नेक्स्ट आज नहीं